स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं से आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान की अपील। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को देश की विकास यात्रा की संभालनी है बागडोर। कानपुर में बीनापन के पाइपलाइन और मेट्रो ट्रेन का भी किया लोकार्पण। सीमाई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास सुरक्षा चुनौती का सामना करने की तैयारी का हिस्सा। बीआरओ के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के मौके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से ही लद्दाख में दिया चीन को करारा जवाब। कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्स और कोर्बेवैक्स को आपातकालीन उपयोग की मिली मंजूरी। औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड की दवा मोलनुपिराविर को भी दी अनुमति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 655 मामले। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां। मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ होंगे संचालित। सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम और स्कूल भी रहेंगे बंद। बैंकों का एनपीए सितंबर में घटकर हुआ 6.9%। आरबीआई की ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर 2020-21 की रिपोर्ट जारी। बैंकों के कामकाज के संचालन और जोखिम प्रबंधन के उपायों को मजबूत करने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं से आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील करते हुए मंगलवार को कहा कि आगामी 25 साल में भारत के विकास यात्रा की बागडोर उन्हें संभालनी है। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। ऐसे में इस वर्ष आईआईटी से डिग्री लेने वाले छात्रों को इस सपने के साथ लेकर आगे बढ़ना है कि 2047 का भारत कैसा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी संचालित है। इस दशक में भी तकनीक अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना तकनीक के अब जीवन एक तरह से अधूरा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। उन्होंने छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक आधारित डिजिटल डिग्री देने की शुरुआत की। अब छात्रों को संस्थान में विकसित ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की जाएगी। ये डिजिटल डिग्री वैश्विक स्तर पर सत्यापित की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11,000 करोड़ रुपए लागत की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम खंड की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण उन्होंने किया। उन्होंने आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में कुल मेट्रो 9 किलोमीटर थी। आज कानपुर में मिला दें तो राज्य में 90 से ज्यादा किलोमीटर मेट्रो रेल की लंबाई हो चुकी है। आज अकेले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है।
और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कानपुर मेट्रो परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के 32.6 किलोमीटर लंबे दोनों कॉरिडोर में कुल 30 मेट्रो स्टेशन होंगे। मेट्रो से एक बार में 974 यात्री सफर कर सकेंगे। पहले कॉरिडोर की लंबाई आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक 24 किलोमीटर की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित किया। यहां पे उन्होंने बीपीसीएल की ओर से निर्मित 1534 करोड़ की बिना पन की बहु उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर का हब, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इसलिए राज्य के लोग अब कह रहे हैं कि फर्क साफ है। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत को नहीं समझा। उन्होंने उस अमूल्य समय को गवा दिया। जिन दलों की आर्थिक नीति की भ्रष्टाचार हो, वो राज्य का विकास नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। इस मौके पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है, वो सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर कानून का राज स्थापित हुआ है, जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने पर भी काम हो रहा है। समाज के हर वर्ग को डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं, उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनुपिराविर को उपयोग की मंजूरी दे दी है। कोर्बेवैक्स भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 रोधी टीका है। इसे हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। कोवोवैक्स टीका पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बताया कि मोलनुपिराविर का निर्माण देश में 13 कंपनियां करेंगी, जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में वयस्क रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। इस मंजूरी के साथ देश में आपात स्थिति में उपयोग होने वाले कोविड-19 रोधी टीकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। मनसुख मांडविया ने कहा कि ये वैक्सीन महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूत करेंगी। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड प्रबंधन और टीकाकरण स्थिति पर 5 राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में टीकाकरण की गति बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने राज्यों को जिलावार साप्ताहिक योजना और दैनिक समीक्षा कर सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने और टेस्टिंग बढ़ाने का परामर्श दिया। साथ ही संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। इन्हें केवल कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। बच्चों के लिए कोविन पर पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। हर वैक्सीन की 2 डोजेज हैं। पहली वैक्सीन और दूसरी डोज के बीच में 4 हफ्ते का अंतराल होगा और कोशिश ये की जाएगी कि हर बच्चे को जल्द से जल्द वैक्सीन लगा दी जाए। 10 जनवरी से HCW, FLW एहतियाती खुराक दी जाएगी। सह रुग्ण वाले 60 साल से अधिक समूह के लिए एहतियाती खुराक के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
देश में अब तक 142 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल देश भर में 72 लाख 87 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 6,450 कोविड रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। देश में रिकवरी रेट 98.4% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,358 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय करीब 75,000 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 655 लोग जो हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 165, केरल में 57 और तेलंगाना में 55 लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 186 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी किया है और इसके तहत कई पाबंदियां लागू होंगी। येलो अलर्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंस डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल से आज मुलाकात की और उनसे नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर चल रहा अपना आंदोलन खत्म करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद डॉक्टरों के संगठन बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है और 6 जनवरी को सुनवाई की तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट में EWS रिपोर्ट के संबंध में उचित जवाब दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द काउंसलिंग की शुरुआत की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी पर अपना आंदोलन तेज करते हुए बड़ी संख्या में रेजिडेंस डॉक्टरों ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इससे एक दिन पहले चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों का सड़कों पर आमना सामना हुआ, जहां दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि हाथापाई में कई लोगों को चोट आई। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा संभाग को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने कोटा में BSL 3+ लैब स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इस लैब की स्थापना के बाद निपाह और इबोला जैसे वायरस को सामान्यतः भारत में नहीं पाए जाते हैं, उनकी पहचान करना आसान होगा। लोकसभा अध्यक्ष कोटा मेडिकल कॉलेज में ओमिक्रॉन की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा ले रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन का कोटा में अभी कोई मामला नहीं आया है, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए कोटा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आगे के बेहतर संचालन के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही पूरे राज्य में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं वो उसकी समीक्षा कर रहे हैं। कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा में पूर्व में ही स्वीकृत BSL 2+ लैब के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ओमिक्रॉन के वायरस को देखते हुए क्या क्या इंतजाम हो सकता है, इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों की मेडिकल कॉलेज की बैठक की है और मुझे लगता है कि कोटा संभाग में इसकी पूरी तैयारी है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन अभी ओमिक्रॉन के कोई केस कोटा में कोई पहचान नहीं हुई है, इसलिए लेकिन भविष्य में व्यापक तैयारी हो इसके लिए एक समीक्षा बैठक की है।
और इसी के साथ आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। एक ओंकार सतनाम। सिख धर्म भी एक अद्भुत धर्म है। गुरु नानक देव जी से लेके और गुरु गोविंद जी तक, पहले गुरु और 10वें गुरु के बीच में कितनी कुर्बानियाँ दी सिख गुरुओं ने। इस देश को बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने अपना समर्पण किया। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. Bills passed by Parliament. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। Laws that govern the country. How will they affect us? Let our top experts tell you all about their impact and implications in Bills and Insight, only on Sunset TV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में चुनावी जनसभाएं की। हरदोई में अमित शाह ने जन विश्वास यात्रा के साथ रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के बदायूं और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उन्होंने पूर्व में रही सरकारों को भ्रष्ट और भयभीत सरकार बताया। हरियाणा में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित समारोह में बीजेपी के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मंत्रियों की संख्या 14 हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने आज गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा की और कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज से समाजवादी विजय रथ यात्रा का 9वां चरण प्रारंभ किया। उन्नाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ MOU साइन किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में हुए इस समझौते से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की विधानसभा सीट चमकौर साहिब से डॉक्टर चरणजीत सिंह को मैदान में उतारा है।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक फतेह बाजवा, अकाली दल के पूर्व विधायक गुरतेज सिंह गुड़ियाना, यूनाइटेड अकाली दल के पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा, पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। निर्वाचन आयोग के दल ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह की न्यू ईयर पार्टियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहां होटल, रेस्टोरेंट, पब और अन्य स्थानों को 50% लोगों के साथ संचालित करने की अनुमति है। साथ ही 8 से 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बर्फबारी का दौर जारी रहा। इस दौरान चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। टूरिस्ट प्लेस पटनी टॉप में टूरिस्ट बर्फबारी का जमकर मजा लेते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बीआरओ के काम की सराहना करते हुए कहा कि सीमा सड़क संगठन दूर दराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और दूसरे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए काम अभूतपूर्व हैं। उन्होंने कहा कि देश को उत्तरी क्षेत्र में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और देश जिस तरह से देश विरोधियों का मुकाबला कर रहा है, वो बिना उचित ढांचागत विकास के संभव नहीं था। उन्होंने बताया कि दक्षिणी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क वाहन चलाने योग्य दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि नफरत और पूर्वाग्रह से बंधी विभाजनकारी विचारधाराएं एक मजबूत भारत बनाने के लिए पार्टी नेताओं द्वारा रखी नींव को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। पार्टी के 137वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए एक संदेश में सोनिया गांधी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अपने मूलभूत विश्वासों को लेकर हमने कभी समझौता नहीं किया और न ही कभी आगे करेंगे। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। देश के बैंकों के एनपीए में कमी आई है। बैंकों का एनपीए सितंबर 2021 में घटकर 6.9% पर पहुंच गया। आरबीआई की बैंकिंग सेक्टर को लेकर जारी किए गए रिपोर्ट्स ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर 2020-21 में ये बातें कही गई। बैंकों का एनपीए मार्च 2020 में 8.2% से घटकर मार्च 2021 में 7.3% और सितंबर 2021 में घटकर 6.9% पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को कामकाज के संचालन और जोखिम प्रबंधन के उपायों को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता का मुकाबला किया जा सके। केंद्रीय बैंक ने कहा कि डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से तकनीकी प्रगति और नई फिनटेक कंपनियों के उभरने के साथ बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही ग्राहक सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता देना होगा। आरबीआई की रिपोर्ट में डिजिटल करेंसी का भी जिक्र किया गया, जिसमें आरबीआई के डिजिटल करेंसी को सुरक्षित, मजबूत और सुविधाजनक विकल्प बताया गया है। नए साल से ठीक पहले उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं हैं। ठंडी हवाओं के थपेड़ों के बाद हल्की बारिश ने उत्तर भारत का तापमान
और लुढ़का दिया है। देश के कई हिस्सों में बीते 2 दिनों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित अभी और कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम, मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्र में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। उत्तर भारत में शीतलहर की आशंका जताई गई है। कई राज्यों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। अभी ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है तो श्रीनगर, लेह में तापमान माइनस में चला गया है। बर्फबारी से कई राजमार्ग बंद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साल 2022 के लिए 768.2 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए ही 7.1 अरब डॉलर का प्रावधान है। बजट में चीन के खिलाफ एक व्यापक रणनीति बनाने का भी आह्वान है। इस साल बजट में चीन और रूस के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर प्रमुखता से फोकस किया गया है। बजट में आधुनिक तकनीकों जैसे कि हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया है। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 327 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के तीसरे दिन आज भारत ने पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 272 रन के आगे खेलना शुरू किया, लेकिन पूरी टीम 327 रन बनाकर आउट हो गई। इधर दक्षिण अफ्रीका भी खराब शुरुआत के साथ आई और 4 विकेट जल्द ही गिर गए। अभी दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 154 रन है। मार्को जेनसन 26 गेंदों में 10 और कगिसो रबाडा 6 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका था। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं केरल में चल रहे काइट फेस्टिवल की इन तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।